हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु ढडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। अपने पिछले वीडियो में हमने एंथैल्पी चेंज और डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट हेसिस लॉ। आज हम नेक्स्ट कुछ और एंथैल्पीज जो हैं उनको स्टडी करते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of solvent at a constant temperature and pressure. For example, HCl, when dissolves in 10 times water, it forms aqueous solution of HCl, and enthalpy of solution is minus 69.01 kilojoules per mole. But as more and more water is added, more heat is produced. Finally, a stage is approached when the enthalpy does not change on addition of more water. तो इस स्टेज पे ये इनफाइनाइट डायल्यूशन हो चुकी है और अब जो enthalpy होगी उसको हम कहेंगे enthalpy at infinite dilution. तो डेफिनेशन क्या होगी? Enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change accompanying the dissolution of 1 mole of a solute in a large excess of solvent, so that no further addition of solvent does not produce any further enthalpy change. और reaction में HCl plus unlimited aqueous solution water forms HCl aqueous solution. एक आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व करता है तो उसकी जो आयन्स हैं और अपनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट छोड़ देते हैं क्रिस्टल लैटिस में और सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और फिर ऑपोजिटली चार्ज्ड वाटर के एंड्स जो हैं उसको सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से वो हाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में AB का लैटिस ब्रेक हुआ और A+ और B नेगेटिव आयंस फ्री हुए, तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम लैटिस एंथैल्पी चेंज कहते हैं। और सेकेंड स्टेप में ये जो आयंस है ऑपोजिटली चार्ज्ड वाटर की ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड से सराउंड होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं, या तो AB को हम डायरेक्टली एक्वस A+ और B नेगेटिव आयंस में कर दें। इसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है उसको हम एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कहेंगे। और सेकेंड पाथ है कि आप AB को पहले आयंस में ब्रेक करें और बाद में आयंस हाइड्रेट हो, वाटर से सराउंड हो, तो दिस एंथैल्पी विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज। सो दिस इज गिवन हियर, एंथैल्पी ऑफ this solution at infinite dilution is equal to lattice enthalpy plus enthalpy of hydration. So enthalpy of solution in dilute solution can be expressed as sum of lattice enthalpy and enthalpy of hydration of compound. तो अगर 3 में से 2 चीजें आपको पता है तो तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Lattice enthalpy of a compound can be calculated from other thermodynamic properties with the help of enthalpy diagram called Born-Haber cycle. So for example, lattice enthalpy of sodium chloride can be shown here. First path is कि अब directly solid sodium और gaseous chlorine को lattice structure of NaCl में convert कर दो। इसके लिए जो enthalpy है that will be enthalpy of formation of NaCl। और सेकेंड पाथ है कि सोडियम सॉलिड को पहले ब्रेक करके सोडियम एटम में बदला जाए, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी और फिर एटम जो है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बराबर एनर्जी लेके आयन में कन्वर्ट हो। इसी तरह क्लोरीन गैस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेकर क्लोरीन एटम में चेंज होती है और फिर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन रिलीज करके क्लोराइड आयन बनाता है और नेक्स्ट स्टेप में फिर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस अट्रैक्ट होके ये लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसके लिए जो एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी लगती है। तो अगर ये बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है और सिर्फ ये अननोन है तो हम ये फॉर्मूला लगा के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, then electron gain enthalpy and lattice enthalpy.
तो बाकी सब वैल्यूज पता है, ये नहीं पता है, तो लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट कम्स आउट टू बी 787.6 kilojoules per mole. Next is enthalpy of neutralization. When 1 mole of a strong acid is neutralized with a base, sodium hydroxide, then the energy that is released is called enthalpy of neutralization because acid is neutralized. So in case of strong acids and bases, the net reaction of neutralization is the combination of H plus ions and OH negative ions. तो चाहे एसिड कोई भी हो और बेस कोई भी हो, जो उनके पीछे बेसिक रिएक्शन होता है वो हमेशा ही ये होता है, H प्लस आइंस प्लस OH नेगेटिव आइंस फॉर्म्स वाटर, और इसकी एनर्जी जो है वो हमेशा सेम होती है, -57.1 kilojoules per mole. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो वाई दिस हैपन्स? दिस इज बिकॉज एसिड्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH विल फॉर्म वाटर प्लस NaCl. तो इसमें ये जो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, आइंस के फॉर्म में डिसोसिएटेड होगा, तो H प्लस आइंस और Cl आइन माइनस आइंस एक दूसरे से अलग हैं. इसी तरह सोडियम और हाइड्रोक्साइड. तो और इसी तरह प्रोडक्ट साइड में भी वाटर अनआयोनाइज्ड है, बाकी ये अभी भी आयोनाइज्ड फॉर्म में है. तो दैट मीन्स कि रिएक्शन से पहले भी सोडियम आइंस थे और क्लोराइड आइंस थे और बाद में भी हैं, तो उनमें तो कोई चेंज ही नहीं हुई है, तो हम उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो बेसिक रिएक्शन सब में क्या है, H प्लस प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर. इसीलिए किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की एनर्जी हमेशा सेम होती है. इतनी ही एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होती है, -57.1 kilojoules फॉर 1 mole. सो लेकिन जब वीक एसिड और वीक बेस होता है उस टाइम पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे कम होती है. इट इज लेस देन 57.1 kilojoules, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ होता है. वीक एसिड प्रॉपरली आयोनाइज नहीं हुआ होता है, इसीलिए एनर्जी रिलीज्ड कम होती है. यानी 1 मोल एसिड आप डिजोल्व कर रहे हैं, लेकिन जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं है, उससे कम है, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं हुआ है. तो ऐसे में फिर जो एनर्जी यूटिलाइज होगी, रिलीज होगी, वो भी 57.1 से कम होगी. और मोरोवर जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से कुछ एनर्जी इस एसिड को या बेस को आयोनाइज करने में यूज हो जाती है, और ओवरऑल लिबरेटेड एनर्जी जो है 57.1 kilojoules से कम होती है. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस. जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी मटेरियल को चेंज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और अ लिक्विड इनटू गैस, क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं. तो मेल्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं 1 मोल के लिए. Enthalpy changes when 1 mole of a solid substance is converted into its liquid state at its melting point is called enthalpy of fusion. It is represented as delta H naught fusion. Is enthalpy change when 1 mole of a liquid is converted into gaseous state at its boiling point is called enthalpy of vaporization. An enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is directly converted into its gaseous state at a temperature below its melting point is called sublimation. Enthalpy of sublimation. It is seen, as you can see from the diagram, that enthalpy of sublimation is equal to sum of enthalpy of fusion and vaporization. पहले solid से वो enthalpy of fusion लेकर liquid में convert होगा, फिर liquid से enthalpy of vaporization लेकर gas में convert होगा. तो इन दोनों का sum जो है अगर solid से directly convert किया उसके बराबर ही होगा. तो 3 में से 2 चीज़ें अगर आपको पता हो तो तीसरी आप calculate कर सकते हैं. Enthalpy of atomization may be defined as the enthalpy change that occurs when 1 mole of bonds are completely broken into atoms in the gaseous state. तो diatomic molecules में जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें enthalpy of atomization को आप bond dissociation भी और enthalpy भी कहते हैं. Bond dissociation enthalpy को कैसे define करेंगे? The amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state. और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर
आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी हो तो सभी बॉन्ड्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका एवरेज निकालेंगे. So average of the bond dissociation enthalpy is required to dissociate a particular type of bond in a substance is called bond enthalpy. और bond enthalpies को यूज करके हम किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज भी निकाल सकते हैं. तो जैसे उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड एंथैल्पीज का सम करेंगे, प्रोडक्ट्स का सम करेंगे और प्रोडक्ट्स के सम को रिएक्टेंट्स के सम से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गेट द एंथैल्पी ऑफ reaction. That's all. Have a nice day. Thank you.